स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्वीट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने प्रोसेस में कंप्लीट होता है। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। तो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो सेलुलर रिएक्शन होते हैं हमारे शरीर में, वो दो कैटेगरी के होते हैं। यानी कि शरीर के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐसे रिएक्शंस जिसमें किसी भी चीज का निर्माण होता है और जिसमें कोई चीज टूटता है, यानी कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो तरह के रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं। ये हो गया फॉर्मेशन और ये हो गया ब्रेकडाउन। यानी कि हमारे शरीर में किसी केमिकल का बनना, किसी मॉलिक्यूल का बनना, वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है और किसी चीज का टूटना वो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। और दोनों मिलकर के, दोनों को मिला करके हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। तो यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलकर के मेटाबॉलिज्म का निर्माण करता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब क्या है कि जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन जनरली एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये एनर्जी यूज करते हैं। और कैटाबॉलिक प्रोसेस जनरली एनर्जी प्रोड्यूसिंग होते हैं। यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी का निर्माण होता है, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शन के दौरान एनर्जी का यूज होता है, एनर्जी खर्च होता है। तो अब क्या है कि इन रिएक्शंस को होने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है। जो भी रिएक्शन हमारे शरीर में होता है उसको होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वह एनर्जी जो है वह मिलता है हम लोगों को रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन प्रक्रिया के दौरान एनर्जी बनता है और उसी एनर्जी का यूज हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये एनर्जी जो है रेस्पिरेशन के दौरान यह कहां से आता है। तो ये जनरली क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है और फिर एनर्जी का निर्माण होता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है और फिर 36 एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनता है। तो 6 ऑक्सीजन 36 एटीपी बनाता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। यानी कि जब 6 ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज होगा तो 36 एटीपी का निर्माण होगा। जब एक ऑक्सीजन यूज होगा तो 6 एटीपी बनेगा। यानी कि हमारे शरीर में एक ऑक्सीजन के उपयोग से 6 एटीपी का निर्माण होता है। तो अब क्या है कि ये जो एटीपी है
ये क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हमारे शरीर में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो जो एनर्जी बनता है हमारे शरीर में वह एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो अब क्या है कि ये जो एनर्जी बनता है ये स्टोर क्यों होता है? तो सबसे पहली बात कि ये एनर्जी जो बनता है उसका तुरंत यूज नहीं होता, नो फ्रीक्वेंट यूज, तुरंत उसका यूज नहीं होता है, इसलिए वो एनर्जी हमारे शरीर में जमा होता है। दूसरा है कि जहां यूज होगा वो प्लेस जहां बनता है जरूरी नहीं है कि उसी जगह यूज होगा। जिस जगह बनता है उस जगह से दूर दूर एनर्जी का उपयोग होता है, इसीलिए एनर्जी स्टोर होता है। Site of formation is different from site of uses। जहां पर एनर्जी का यूज होता है वो जगह जहां बनता है उससे अलग होता है, तो इसीलिए एनर्जी यूज होता है, एनर्जी स्टोर होता है। हमारे शरीर में एनर्जी जो स्टोर होता है वो ये है। तीसरा कारण है कि स्टोर्ड एनर्जी जो है ये क्विक सोर्स, जब जरूरी होता है हमारे शरीर में, जहां भी हमारे शरीर में जिस समय एनर्जी की जरूरत होती है वहां तुरंत एनर्जी मिल जाता है, तो इसीलिए स्टोर फॉर्म में वो रहता है तो तुरंत वहां यूज हो जाता है। इसीलिए हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। इसीलिए हम लोग एनर्जी करेंसी एटीपी को कहते हैं कि जहां इसका जरूरत होता है वहां यह तुरंत यूज हो जाता है। तो ये एटीपी है। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी बनता है वह एटीपी के रूप में होता है, जो हाई एनर्जी बॉन्ड के रूप में, हाई एनर्जी बॉन्ड के रूप में स्टोर होता है। एटीपी के रूप में एनर्जी जो है हाई एनर्जी हाई बॉन्ड के रूप में वो स्टोर रहता है। यानी कि जब एटीपी टूटता है तो एडीपी और फॉस्फेट बनता है और एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि एटीपी में एनर्जी स्टोर रहता है। अब क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान जो चीज यूज होता है वो क्या होता है और किसके टूटने से एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है? रेस्पिरेटरी फ्यूल हो गया ऐसा कोई भी न्यूट्रिएंट गिव्स एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन। टूटने के बाद वो एनर्जी देता है तो वो रेस्पिरेटरी फ्यूल कहलाता है। यानी कि रेस्पिरेशन में जो यूज होता है फ्यूल वो रेस्पिरेटरी फ्यूल हो गया। तो हमारे शरीर में मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज है, जबकि अदर में फैट एंड प्रोटीन ये भी एनर्जी देता है टूट करके, लेकिन
जब वन एनर्जी देगा तो फैट या प्रोटीन वो ग्लूकोज में बदलेगा, फिर एनर्जी देता है। तो अब क्या है कि ये प्रोसेस जो है, ये जो ग्लूकोज है या फैट है या प्रोटीन है, कब टूटता है और कितना एनर्जी देता है वो देखेंगे। तो सबसे मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल ग्लूकोज इसीलिए होता है कि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन इस दोनों का जो नंबर होता है वो बराबर होता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का नंबर बराबर होता है, इसलिए वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल कहलाता है। जबकि फैट या प्रोटीन उसमें ऑक्सीजन का नंबर कम होता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं हो पाता है, तो वो जल्दी नहीं टूटता है। तो अब क्या है कि ये फैट या प्रोटीन जो है, तो जब ग्लूकोज या फैट टूटता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब प्रोटीन टूटता है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब ग्लूकोज या फैट हमारे शरीर में टूटता है तो उसको फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और जब प्रोटीन टूटता है तो उसको प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये टूटने पर है हमारे शरीर में ग्लूकोज सबसे पहले टूटता है, जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो फैट टूटता है, और फिर जब फैट भी खत्म हो जाता है तो प्रोटीन टूटता है। प्लांट में जब ग्लूकोज या फैट नहीं पाया जाता है उस वक्त प्रोटीन टूटता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जीव में प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हमेशा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन टूटने के बाद टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया का निर्माण होता है। प्रोटीन के टूटने के बाद अमोनिया का निर्माण होता है, इसीलिए हमेशा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन किसी भी जीव में नहीं हो सकता है। जबकि ग्लूकोज या फैट टूटता है हमेशा। तो ये रेस्पिरेटरी फ्यूल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो जीवों में होता है, तो जो जीव एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और जो जीव एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, दोनों जीव में सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। क्योंकि बिना सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया हुए एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो या इंटरनल रेस्पिरेशन हो, वहां क्या होता है, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए वहां एनर्जी का प्रोडक्शन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में नहीं होता है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो इसीलिए एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो चाहे वो जीव एरोबिक रेस्पिरेशन करे या एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे, सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया दोनों जीवों में होगी। लेकिन हम लोग जब एरोबिक रेस्पिरेशन को देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन 4 भागों में बंट जाता है, यानी कि 4 अलग अलग प्रक्रिया के बाद पूरी तरह से एनर्जी का निर्माण होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान केवल एक ही प्रक्रिया होती है और उसके बाद एनर्जी इंटरमीडिएट में स्टोर हो जाता है। तो अब क्या है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा है क्रेब्स साइकिल, और चौथा है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये 4 भाग होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के। इस चारों भाग में से ये प्रक्रिया हर एक जीवों में होती है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जीव एरोबिक रेस्पिरेशन करे या एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, ग्लाइकोलाइसिस हर एक जीव में होगा। बाकी के 3 प्रोसेस जो जीव ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उसमें ये तीनों प्रक्रिया भी होंगी। लेकिन जो जीव एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उसमें केवल ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सभी प्रोसेस को अलग अलग देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है और कैसे होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, तो देखेंगे। और फिर टोटल एनर्जी को काउंट करेंगे कि टोटल एनर्जी कैसे बनता है और कितना बनता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।